हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओल्ड एनसीईआरटी क्लासेज में। दोस्तों, अभी हम लोग क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट आदिम मानव कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अगला चैप्टर 2 है जिसका नाम है नगर जीवन का आरंभ। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है नगर और उनके भवन। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर दो भागों में बटे हुए थे। ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को गढ़ या दुर्ग माना गया है। इस भाग में सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार, कार्यशालाएँ आदि धार्मिक इमारतें थीं। अर्थात कहने का मतलब है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो नगर था वह दो भागों में बटा हुआ था। ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को गढ़ या दुर्ग माना गया है। और इस भाग में क्या क्या चीज़ें होती थी? तो सार्वजनिक भवन होती थी, धान्य कोठार होते था यानी कि धान्य के रखने का स्थान होता था, कार्यशाला यानी कि कारखाना होता था और धार्मिक इमारतें होती थी। फिर कह रहा है कि नगर का दूसरा भाग जो काफ़ी बड़ा था निचले हिस्से में था। यहाँ लोग रहते थे और अपना अपना धंधा करते थे यानी कि अपना अपना व्यवसाय करते थे। फिर उसके बाद है कि यदि नगर पर हमला होता या बाढ़ का खतरा बढ़ जाता तो लोग गढ़ में जाकर शरण लेते थे। हड़प्पा के दुर्ग में धान्यगारों की इमारतें बड़ी सावधानी से आयताकार रूप में बनाई गई थी। कहा जा रहा है कि हड़प्पा का जो किला था उसमें धान्य के रखने का जो स्थान था ना, उसकी इमारतों को आयताकार रूप में बनाया गया था और नदी के नज़दीक था या थी, नदी के नज़दीक थी। वस्तुएं नदी के रास्ते गांव में लाई जाती थी और धान्यगारों में संचित रखी जाती थी। चूँकि हम जानते हैं कि पहले जो था सड़क नहीं था, व्यापार जो होता था जल मार्ग के द्वारा ही होता था, जिसके वजह से जो धान के रखने का स्थान बनाया गया था वो जल मार्ग के नज़दीक था। उसके बाद है वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का यह सबसे बढ़िया तरीका था, क्योंकि रास्ता सस्ता और बेहतर होने के अलावा इसमें मेहनत भी कम लगती थी। नगरवासियों का जीवन ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले धान्य पर ही आश्रित था। कह रहा है कि नगरवासी जो थे वो तो व्यापार करते थे, कृषि नहीं करते थे, इसलिए जो गाँव से अनाज आता था उसी पर नगरवासियों का जीवन आश्रित था। चूँकि गाँव के जो लोग थे वो अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। फिर नज़दीक ही वे भट्टियाँ थी जहाँ धातु कर्मकार मुख्यतः तांबे, कांसे आदि धातुओं के से अनेक किस्म की चीज़ें तैयार करते थे। उसके बाद है कुम्हार भी इसी हिस्से में काम करते थे। सभी मजदूर इस क्षेत्र के समीप बने छोटे छोटे कमरे में रहते थे। परकोटे से घिरे हुए मोहनजोदड़ो के दुर्ग में भी ऐसी और अन्य प्रकार की इमारतें थी। कह रहा है कि परकोटे से घिरे हुए, परकोटे का अर्थ होता है दोस्तों ऊंची और बड़ी चार दीवारी होता है परकोटे का मतलब। उसके बाद है ये देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का अवशेष है। अनुमान ऐसा देखने से अनुमान लगता है कि यह स्नानागार हो सकता है। यहाँ एक बड़ा भवन जान पड़ता है कि राजमहल या किसी शासक का मकान था। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का कोई राजा होता था या नागरिकों की एक समिति उनका शासन चलाती थी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो भवन है मिला है राजमहल या किसी शासक का मकान हो सकता है। यह यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है। यह ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का कोई राजा होता था या नागरिकों की एक समिति उनका शासन चलाती थी। नज़दीक ही एक इमारत और है जो या तो सभा भवन या बाजार चौक हो सकता है, अनुमानित किया गया है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध स्मारक स्नान कुंड है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी यही है कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध स्मारक स्नान कुंड है। यह तैरने के लिए बने एक बड़े कुंड की तरह है, पर हम नहीं जानते कि ठीक किस काम के लिए इसका उपयोग होता था। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है मोहनजोदड़ो का निचला नगर बढ़िया योजना तैयार करके बसाया गया था। सड़कें सीधी जाती थी और एक दूसरे को समकोण में काटती थी।
सड़कें चौड़ी थी। मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर है। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। कह रहा है कि रास्ता जो बनाया जाता था वो सीधा जाता था और समकोण पर कटता था, और सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, जो अभी के सड़क के बराबर हुआ करती थी, करीब 10 मीटर चौड़ी होती थी, जो आधुनिक नगरों के बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर यानी समान है। सड़कों के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। फिर कह रहा है कि मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। दीवारों पर प्लास्टर और रंग किया जाता था। छतें सपाट होती थी यानी समतल होती थी। खिड़कियाँ कम परंतु दरवाजे अधिक होते थे। दरवाजे शायद लकड़ी के बने होते थे। रसोई में एक चूल्हा होता था और वहीं पर धान्य तथा तेल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रहते थे। रसोई के पास ही नाली या मोरी होती थी। स्नानागार मकान के एक अलग हिस्से में बनाए जाते थे और उनकी नालियाँ सड़क की नालियों से मिली होती थी। सड़क की नाली सड़क के किनारे किनारे चलती थी और उसके दोनों ओर ईंटें लगी होती थी ताकि उसे साफ रखा जा सके। कुछ नालियाँ पत्थर की पट्टियों से ढकी रहती थी। आज भी ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों। ये देखिए, कालीबंगा की खुदाई से मिले मकानों के अवशेष को आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है, मैं थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। उसके बाद दोस्तों है, उसके बाद मकान में एक आंगन होता था जिसमें रोटी पकाने के लिए एक चूल्हा होता था। यहीं पर गृहिणी सिलबट्टे से मसाला पीसने के लिए बैठती थी। शायद बकरा बकरी और घरेलू जानवर जैसे कुत्ते भी आंगन में ही रखे जाते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे, जिससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। मतलब पानी की व्यवस्था के लिए घरों में कुएं खुदवाए गए थे। नगर के प्रत्येक निवासी के लिए ऐसे आरामदेह मकान नहीं थे। ये मकान संभवतः व्यापारियों और धनी लोगों के थे। हम यह भी जानते हैं कि नगरवासी में मजदूर भी थे। वे छोटे छोटे कमरे में रहते थे और शायद गरीब थे। इन नगरों की खुदाई में मिले मकानों को देखने से पता चलता है कि वहाँ कम से कम 3 स्पष्ट सामाजिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। ये दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात है। एक वर्ग उन लोगों का था जो शासन करते थे। पहला वर्ग उन लोगों का था जो शासन करते थे और लगता है कि दुर्ग के भीतर रहते थे, जो कि ऊंचे स्थान पर बनाया गया था। दूसरा वर्ग धनी व्यापारी और अन्य लोगों का था। पहला वर्ग किनका था? जो शासन करते थे, और दूसरा था व्यापारियों और अन्य लोगों का था, निचले नगर में रहते थे। और तीसरा वर्ग गरीब मजदूरों का था। नगरवासियों के इन वर्गों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में किसान भी थे, जो शहरों के लिए अन्न पैदा करते थे। देहाती इलाकों में रहने और घूमने फिरने वाले पशुचारी लोगों की गतिविधि के बारे में भी जानकारी मिलती है। सिलेबार वार्षिक स्थानांतरण करते हुए जब वे अपने पशुओं को विभिन्न चारगाहों में ले जाते थे तो अपने साथ व्यापार की छोटी मोटी चीज़ें भी ले जाते थे। इस प्रकार वे विभिन्न जन समुदायों के बीच संबंध स्थापित करते थे। पशुचारी जो होते थे वो सिलसिलेवार कहने का मतलब है कि क्रम से। वार्षिक स्थानांतरण मतलब जब वर्ष के बाद चरगाह पशुचारी जो थे पशु को चराते हुए, और जब कहीं भी जाते थे अलग दूसरे समुदायों के पास, तो वे अपने साथ व्यापार की कुछ चीज़ें भी ले जाते थे। इस प्रकार अलग अलग के जन समुदायों के साथ उनका संबंध स्थापित होता था। अब है दोस्तों जनजीवन। जनजीवन में पहले देखते हैं भोजन। तो लोग जौ और गेहूँ को चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी खाते थे। उन्हें फल भी पसंद थे, विशेष रूप से अनार और केले। वे मांस और मछली भी खाते थे। ये सब उनके भोजन का आहार था। जौ और गेहूँ चक्की में पीसकर आटे की रोटी खाते थे। फल भी पसंद थे, विशेष रूप से अनार और केला, और वे मांस और मछली भी खाया करते थे। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है वस्त्र। वस्त्र है अगला टॉपिक। वे सूत से कपड़ा बुनना जानते थे, यानी सूत से वह परिचित थे। मिट्टी के जो तकुए मिले हैं उनसे पता चलता है कि बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत काट लेती थी। स्त्रियां छोटा घाघरा
पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था। तकुए का मतलब होता है दोस्तों जो चरखा में जिस पर चक्र टाइप का होता है, जिस पर धागा लिपटता जाता है, उसी को तकुए बोला जाता है। और स्त्रियां जो का रहन सहन में कपड़ा क्या पहनती थी, घाघरा पहनती थी, छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था। और पुरुष कपड़े की लंबी चादर शरीर पर ओढ़ लेते थे। कपड़े सूती होते थे, यानी सूती वस्त्र से भी परिचित थे, यद्यपि ऊन का भी इस्तेमाल होता था, ऊन से भी परिचित थे। स्त्रियों को अपने केस तरह तरह से संवारने का शौक था। वे केसों को भांति भांति से गूंथती थी और कंघों से सजाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था, यानी स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। पुरुष ताबीज बांधते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। ये आभूषण क्वार्टज और शिव की गुड़िया के बने होते थे, परंतु अमीरों के लिए सोने और चांदी के बनाए जाते थे। कहा जा रहा है कि अमीर जो होते थे वे सोने और चांदी से बना हुआ आभूषण पहनते थे। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा आया है कि आभूषण जो क्वार्टज और शिव की गुड़िया के बने होते थे। तो क्वार्टज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों क्वार्टज का दूसरा नाम स्फटिक है। यह खनिज होता है, यह रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक होता है। उसके बाद है दोस्तों शिव की गुड़िया के बने होते थे। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है मनोरंजन और खिलौने। कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे। बच्चों के लिए खिलौने थे आजकल के इक्को से मिलती जुलती मिट्टी की छोटी गाड़ियाँ जो शायद बड़ी बैलगाड़ियों की नकल थी। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली है हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मनोरंजन के क्या साधन थे। ऐसा पता चलता है कि बच्चों के लिए खिलौने थे आजकल के इक्को से मिलती जुलती मिट्टी की छोटी गाड़ियाँ थी जो शायद बड़े बैलगाड़ियों की नकल थी। इसका चित्र हम आपको आगे दिखाएंगे दोस्तों। फिर कह रहा है कि पशुओं की शक्ल के खिलौने जिनके अंगों को कठपुतलियों की तरह डोर से खींचा जा सकता था। चिड़िया के आकार के सीटियाँ और तरह तरह के झुनझुने। बच्चे गोलियां खेलते थे। लड़कियों के लिए गुड़ियाएँ थी। बड़े आदमियों को जुआ खेलने और खिलाड़ियों के साथ खेलने का शौक था। देखिए दोस्तों ये मिट्टी का खिलौना गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं। जो भी बोला ना मैंने इक्को से संबंधित जो बड़े बैलगाड़ियों की नकल थी, ये वही खिलौना है। उसके बाद दोस्तों है अगला टॉपिक है दोस्तों व्यवसाय एवं धंधे। अनेक लोग रुई और ऊन की कताई बुनाई के व्यवसाय में लगे हुए थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे और इन्हें फारस की खाड़ी के तटवर्ती शहरों और सुमेर को भी भेजते थे। कह रहा है कि व्यवसाय धंधा में कि हड़प्पा संस्कृति के कुछ लोग जो थे वे कताई बुनाई के व्यवसाय का काम करते थे और हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ों का उपयोग भी करते थे और उसको फारस के खाड़ी तथा सुमेर को भी भेजा करते थे। कुम्हार शायद सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते थे। वे मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनाते थे। अधिकतर बर्तन गेरुए रंग के होते थे और उन पर काले रंग में रूपांकन किया जाता था, जैसे रेखाई बिंदु, ज्यामितीय आकृतियाँ, पेड़ पत्तों तथा पशुओं की आकृतियाँ। कह रहा है कि कुम्हार जो थे शायद बहुत ज़्यादा बिजी हुआ करते थे क्योंकि वे मिट्टी के सुंदर सुंदर और बढ़िया बर्तन बनाते थे और उन पर गेरुए रंग से उन मिट्टी के बर्तनों को रंगा करते थे और उन पर काले रंग से चित्र बनाते थे, जैसे रेखाएं, बिंदु, ज्यामितीय आकृतियाँ, पेड़ पत्तों तथा पशु की आकृतियाँ। मणिकाओं या मनकों तथा ताबीज़ों का निर्माण भी लोकप्रिय था। कह रहा है कि लोग जो थे मणिकाओं, मनकों तथा ताबीज़ों का निर्माण भी करते थे। ये बड़ी संख्या में मिले हैं। मणिकाएँ मिट्टी, क्वार्टज, पत्थर, पकी हुई लुगदी, शंख तथा हाथी दांत की बनाई जाती थी। कह रहा है मणिकाएँ जो होती थी किस किस चीज़ों से बनाई जाती थी? मिट्टी, क्वार्टज, पत्थर, पकी हुई लुगदी, शंख तथा हाथी दांत की बनाई जाती थी। दोस्तों मणिकाओं या मनकों कहा जाता है माला या मोती को। ठीक है दोस्तों। धातु कर्मकार तांबे और कांसे के औजार तथा हथियार बनाते थे। कह रहा है धातु का जो काम करने वाले लोग थे वे तांबे और कांसे के औजार बनाया करते थे, जैसे भाले, चाकू, तीर के फाल, कुल्हाड़ी, मछली फंसाने के कांटे और उस्तरे। धातु की पतली चद्दर के भी बर्तन बनाए जाते थे जो मिट्टी के बर्तनों से मिलते जुलते होते थे।
परंतु ये बड़े कीमती रहे होंगे, इसलिए केवल धनी लोग ही इनका इस्तेमाल करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में जो चीज़ें मिली हैं उनमें स्टियटाइट या पत्थर की बनी चट्टी आयताकार मुहरें उल्लेखनीय हैं। मुहर के एक तरफ साड़ या एक सींग वाला पशु या एक हाथी या वृक्ष या किसी दृश्य की आकृति है। मुहर जो मिला है उस पर सांड का या एक सींग वाला पशु का या हाथी का या वृक्ष का या किसी दृश्य की आकृति उस पर बनाया गया है। आकृति के ऊपर चित्र संकेतों की पंक्ति है। हड़प्पा संस्कृति के लोग इन चित्र संकेतों का लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे। व्यापारी लोग इन मुहरों का उपयोग शायद माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि अभी मुहरें भी प्राप्त हुई है, वहाँ से खुदाई में मिला है मुहरें। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है व्यापार। उस समय सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। व्यापार में कह रहा है कि जब लोग व्यापार करते थे हड़प्पा संस्कृति के लोग, तो वे सुमेर और फारस की खाड़ी के लोगों के साथ भी व्यापार किया करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह बराबर माल भेजा करते थे। मोहनजोदड़ो में बनी मुहरें तथा अन्य छोटी चीज़ें इराक के स्थलों से मिली है। देखिए व्यापार होता था, इसका प्रमाण यहाँ से मिला है कि ईरान से जो था हड़प्पा संस्कृति का मुहरें प्राप्त हुआ है। लोथल से जहाँ खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिला है। डॉक या नौका गोदी का मतलब होता है दोस्तों नौका, यानी कि नाव के ठहरने का स्थान को नौका गोदी या डॉक कहा जाता है। माल नौकाओं पर लादकर भेजा जाता था और बाहर से आने वाला माल यहाँ तथा अन्य स्थानों पर उतारा जाता था। बाटों और मापों का व्यापारी के जीवन में निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान था। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों जो थे बाट का इस्तेमाल किया करते थे। ये देखिए दोस्तों लोथल से प्राप्त चित्रित मर्तबान है। मर्तबान मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको थोड़ा सा आभूषण दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए आभूषण है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त, देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त आभूषण देखिए किस प्रकार का आभूषण था, देख सकते हैं दोस्तों। उसके सिंधु सभ्यता के स्थलों से विभिन्न आकार के बाँट मिले हैं। देखिए इस जो सिंधु सभ्यता का खुदाई हुआ है वहाँ से विभिन्न आकार के बाँट मिले हैं, यानी कि जो भी हम लोग कहते हैं ना किलो, उस प्रकार का। इनके तौल एकदम सही है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। दोस्तों कहाँ का व्यापारिक संबंध था इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अफगानिस्तान से खूबसूरत नीले लाजवर्द पत्थर का आयात किया जाता था। अफगानिस्तान से किस चीज़ का आयात किया जाता था? नीले लाजवर्द पत्थर का। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। धर्म अगला टॉपिक है दोस्तों। मिस्र और सुमेर से प्राचीन पुस्तकें मिली हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति के लोगों के ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले हैं जिनसे उनके शासन, समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिल सके। कह रहा है कि मिस्र और सुमेर से प्राचीन पुस्तकें मिली हैं जिससे पता चल जाता है कि वहाँ का धर्म क्या था, या शासन व्यवस्था क्या था, या समाज कैसा था, या किस धर्म को लोग मानते थे। लेकिन हड़प्पा संस्कृति में ऐसा कुछ अभिलेख नहीं मिला है जिनसे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। उनके धर्म के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। देवियों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, वे लोग शायद इनकी पूजा करते थे। पत्थर की एक छोटी मुहर पर उत्कीर्ण एक आसीन पुरुष की प्रतिमा मिली है जिसे देवता माना गया है। वे कुछ वृक्षों को शायद पवित्र मानते थे, जैसे पीपल, जो अक्सर मुहरों पर दिखाई देता है। हड़प्पा संस्कृति के कुछ लोग अपने मृतकों को ज़मीन में गाड़ते थे और कुछ लोग उन्हें शवाधान में रख कर गाड़ते थे। शवाधान मतलब शव के रख किसी प्रकार के बक्से में रखकर गाड़ा करते थे। उनका यह विश्वास रहा होगा कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है।
क्योंकि उनकी कब्रों में मिट्टी के घरेलू बर्तन, गहने और शीशे मिले हैं जो मृतक की संपत्ति रहे होंगे और जिन्हें यह सोचकर रखा गया होगा कि मृतक को बाद में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद है दोस्तों अगला टॉपिक, हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन कैसे हुआ। आखिर इतनी विकसित सभ्यता का पतन जो हुआ, आखिर पतन कैसे हुआ। हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था। यह कैसे हुआ, इसके लिए विविध कारणों का अनुमान किया गया है। संभव है कि नदियों के मार्गों में परिवर्तन हुआ हो, अथवा नगरों और गांवों में रहने वाले लोगों के मध्य संघर्ष हुआ यानी युद्ध हुआ हो। चूँकि नगरों को धन व्यापार से प्राप्त होता था, अतः यह संभव है कि व्यापार के पतन के साथ ही नगरों का भी पतन हो गया हो। संभव है कि निरंतर आने वाली बाढ़ों के कारण ये नगर नष्ट हो गए हो, अथवा किसी महामारी या रोग ने लोगों का सफाया कर दिया हो। जलवायु भी बदलने लगी हो और यह प्रदेश अधिकाधिक शुष्क और रेगिस्तान की तरह होने लगा हो। यह भी संभव है कि इन नगरों पर हमला हुआ हो और नगरवासी अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहे हो। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति की कुछ विशेषताएं कायम रही, परंतु बाद में आए लोग नगर जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। 1000 साल का लंबा समय गुजर जाने के बाद भी भारत में पुनः नगरों का उत्थान हुआ। दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन का तो बहुत सारा अनुमान लगाया गया है, लेकिन जो मुख्य और प्रभावी कारण माना जाता है वो बाढ़ को ही माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मैं कोशिश करूँगा कि और भी जल्दी वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।